हे माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द किडनी। और किडनी में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द फंक्शनल एनाटमी ऑफ किडनी, राइट। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। यार बेसिकली क्या है, जब भी हमने किडनी के बारे में स्टार्ट करना हो तो उसके बहुत सारी चीज़ें होगी, उसकी एनाटमी क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं कि हमारी बॉडी में किडनी है क्यों ज़रूरी। सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए तो ज़रूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सक्रीशन है, बहुत सारे ऑर्गन्स है एक्सक्रीटरी फंक्शंस के लिए। लेकिन रिनल एक ऐसी यूनिट है जिसको हम बहुत ज़्यादा सेपरेटली भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसका इंस्पाइट इसके एक्सक्रीशन के अलावा इसके और भी फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले इसके सारे फंक्शंस देखते हैं। देखो, फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो आएगा वो हमें पता है एज़ यूजुअल, जो हम सबसे पहले सोचते हैं दैट इज़ द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का इसका काम हो गया। उसके बाद जो इसका काम आता है वो आता है हमारे पास वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। अमाउंट कितनी है, क्योंकि वाटर एक्सक्रीशन, वाटर रिटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट और टू मेंटेन अ बैलेंस्ड लाइफ। उसके बाद जो आता है थर्ड पॉइंट हमारे पास वो आता है आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन करने के लिए। आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बेसिकली दो, दैट इज़ द शॉर्ट टर्म रेगुलेशन या फिर लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन आर्टीरियल प्रेशर है वो कैसे होगा, देखो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए कुछ नहीं, हम जो हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं जैसे रेनिन हो गया, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो इसको एक्टिवेट करता है, वो हो गया हमारे पास शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए बेसिकली जो भी हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस मैकेनिज्म होते हैं जिसके अंदर सॉल्ट एंड वाटर का एक्सक्रीशन रिटेंशन वाले प्रोसीजर्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में होता है। उसके बाद आता है हमारे पास एसिड बेस बैलेंस का इसका काम। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमारी किडनी इट इज़ द ओनली हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ बॉडी जो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एसिड्स को एक्सक्रीट कर सकता है, और वही हमारी किडनी है। तो उसके वजह से इसका एसिड बेस बैलेंस का काम हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन। देखो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आरबीसी बनेंगे, क्योंकि आरबीसी हमें पता है ऑब्वियसली बोन मैरो में बनेंगे, बट द पॉइंट इज़ ये हेल्प करता है एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन में, रेगुलेट करता है। कैसे, देखो होता क्या, हमने हमारी ब्लड फिजियोलॉजी में भी पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, जब हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, तो अगेन वही ब्लड हमारी किडनी में जाएगा तो यहाँ पे ये इरिथ्रोपोइटिन के सिक्रेशन को इंक्रीज़ करेगा और इन्हेंस करेगा, फॉर्म करेगा, सीधी बात है इरिथ्रोपोइटिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ किया। उसके बाद ये जो है ये स्टिमुलेट करेगा हमारी बॉडी की हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को क्या बनाने के लिए, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो इसका और लीवर का कंपटीशन हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मेनली काम क्या होता है, ग्लूकोसिंथेसिस एंड ऑल, ये सारे काम होते हैं लीवर के। विद दैट हमारा किडनी का भी ये काम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्मेशन के लिए, मेनली फ्रॉम द अमाइनो एसिड एंड सर्टेन अलग चीज़ें भी होती है। एक होता है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ विटामिन डी बोल दो, 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल D3 बोल दो, या फिर कैल्सीट्रायोल बोल दो, हमें पता है ये सारी सेम ही चीज़ें हैं। तो बेसिकली इतने हमारे पास जो है वो फंक्शन होते हैं किडनी के। अब उसके बाद अगर हमें आगे बात करनी हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी किडनी की फिजियोलॉजिकल एनाटमी। ये तो हमने बात कर ली क्योंकि हमारा टॉपिक है फंक्शनल एनाटमी ऑफ किडनी। तो अब हम बात करेंगे जो हमारी किडनी है एग्जैक्टली वो दिखती कैसी है, क्या होगा उसमें। देखो सबसे पहले एज़ यूजुअल एक एनाटमिकल अगर हम बात करें उस एनाटमिकल व्यू से, तो हमें पता है जो किडनी है वो हमारी लाई करती है पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल के अंदर, ठीक है। पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल में लाई करेगी और ये आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी लाई करेगी, तो ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है। इसका अगर वेट बात करेंगे तो नियर अबाउट 150 ग्राम जो है इसका वेट होता है। अच्छा, इसकी और हार्ट की कॉमन चीज़ होती है। अगर आपको इनका साइज़ देखना होता है, इसका साइज़ जस्ट हमारी क्लेंच्ड फिस्ट के साइज़ जितना होगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द साइज़ ऑफ अ किडनी। उसके अलावा यहाँ पे टुवर्ड द मीडियल साइड क्या है, हाइलम है। हाइलम के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स एंटर करती है, कुछ स्ट्रक्चर्स लीव करती है। तो जो स्ट्रक्चर्स इससे रिलेट करती है वो हमारे पास क्या होगी, रेनल आर्टरी होगी, वेन होगी, जो डायरेक्ट ब्रांचेस होती है अब्डोमिनल एओर्टा की, वी ऑल नो वेरी वेल। उसके अलावा हमारे पास लिम्फेटिक्स आ जाएगा, इसका नर्व सप्लाई हो गया, यूरेटर आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। यूरेटर क्या है, ये कुछ थोड़ा अलग है, ये एग्जैक्टली क्या करता है यार, ये यूरिन लेके जाता है टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास कि जैसे हम बात करेंगे ना किडनी के बारे में, देखो मैंने ये कुछ इस तरीके से बनाया, ये हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, ये हमारे पास रिनल पिरामिड्स हो गए। सबसे पहले एक सीक्वेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि अगर आपको बोला जाए कि आपको यूरेटर तक पहुंचना है,
कॉर्टेक्स से। तो आप किस सीक्वेंस को फॉलो करोगे? तो जब हम कॉर्टेक्स से यहाँ तक बात करते हैं तो देखो होता क्या है, कॉर्टेक्स के बाद ये हमारा मेडुला रीजन स्टार्ट हो जाता है। मेडुला रीजन में सबसे पहले आए हमारे पास रेनल पिरामिड्स। रेनल पिरामिड के बाद जो है हमारे पास ये आएंगे पैपिला। ठीक है, पैपिला के बाद ये जो रीजन होगा ना, अब ये ऐसे होता है जैसे मैं बताऊँ कुछ इस तरीके से। तो ये वाला रीजन क्या है, ये सारा जो पार्ट है दैट इज़ द हमारे पास माइनर कैलिक्स। ये माइनर कैलिक्स है, फिर उसके बाद ये रीजन है ये मेजर कैलिक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद तो मैं बोलूँगी दैट इज़ द माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। फिर उसके बाद आएगा रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस के बाद अब आ गया हमारे पास हाइलम की ओपनिंग, और एट लास्ट हमारे पास आ गया यूरेटर। ये सारा इसका सीक्वेंस हो गया। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। अब उसके बाद मुझे देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या आएगा, कि जो हमारे पास कैलिक्स की वॉल होगी, ये जो मैंने मेजर एंड माइनर कैलिक्स बोला है, कैलिक्स की वॉल, पेल्विस की वॉल्स जो ये रेनल पेल्विस, एंड हमारे यूरेटर की वॉल्स, ये जो तीनों वॉल हैं इनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होता है जो हमारी यूरिन को पास करेगा मतलब कि यूरिन को पुश करेगा टूवर्ड द ब्लैडर। तो किस में, फ्रॉम द कैलिक्स टिल द यूरेटर, इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है। देखो किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, राइट। नेफ्रॉन है, इसके अंदर अबाउट 80,000 से लेके 1 मिलियन तक नेफ्रॉन हमारी हर एक किडनी में, ईच किडनी में रहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, देखो विद द एज क्या होता है, नेचुरल डिक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज होता है हमारी बॉडी के अंदर नेफ्रॉन्स का। नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी में रीजनरेट तो कर नहीं सकते, लेकिन हम आफ्टर एज ऑफ 40 हर 10 साल के बाद 10% जो नेफ्रॉन्स है वो डिक्रीज़ होते जाते हैं। तो अब एक बात बताओ यार, उसने एग्जांपल बोला है कि अगर एज 80 होगी तो हमारी बॉडी के अंदर एटलीस्ट 40% जो है नेफ्रॉन्स वो है डैमेज हो जाएंगे, तो रेस्ट 60% बचेंगे, मतलब 40% नॉन फंक्शनल नेफ्रॉन्स मिलेंगे। तो अब हम ये भी सोच सकते हैं कि फिर हमारी किडनी का लोड बढ़ेगा। द पॉइंट इज़ कि जो हमारी किडनी है वो अडप्ट कर लेती है सेवरल चेंजेस को जो साथ साथ में हो रहे हैं, तो उस वजह से हमारी इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है बॉडी के अंदर। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारी नेफ्रॉन है, जैसे हमने बोला किडनी का एक सीक्वेंस है, उसी तरीके से हमारे एक नेफ्रॉन का सीक्वेंस होगा। वो किस तरीके से होगा, देखो नेफ्रॉन के सीक्वेंस के लिए मैं सबसे पहले बात करूँगी तो सबसे पहले मेरे पास आएगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद हमारी एपिथेलियल सेल्स आएंगी, इन दोनों को मिला के हमने बोल दिया बॉमन कैप्सूल, राइट। इस तरीके से तो आएंगी ये सारी चीज़ें। यहाँ पे हो गया ये ग्लोमेरुलस, एपिथेलियल सेल्स कंबाइन टू फॉर्म बॉमन्स कैप्सूल। उसके बाद हमारे पास आ गई पीसीटी, हमारे पास हेनलेज लूप आ गया। हेनलेज लूप में क्या है, सबसे पहले डिसेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स और फिर असेंडिंग। असेंडिंग थिन एंड थिक सेगमेंट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा डीसीटी आएगा। डीसीटी के बाद जो है कनेक्टिंग। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम आगे देखते हैं। देखो मैंने बोला डीसीटी है, डीसीटी के बाद जो है सबसे पहले ये डीसीटी हो गया, ये हो गया कनेक्टिंग टुब्यूल, जो कन्वॉल्टेड पार्ट नहीं है, इट इज़ अ कनेक्टिंग टुब्यूल। उसके बाद मेरे पास आएगी सबसे पहले कनेक्टिंग टुब्यूल, फिर उसके बाद आएगी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बोल सकते हो आप, कॉर्टिकल कलेक्टिंग टुब्यूल, वो एक ही बात आ गई, तो कलेक्टिंग डक्ट बोला। अब बहुत सारी ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, एक साइड से ये कलेक्टिंग डक्ट आई है, ये सारी कलेक्टिंग डक्ट जो है मतलब कि 8 से 10 कलेक्टिंग डक्ट मिलके आगे जाके बनाएगी हमारे पास मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। तो आप इसको कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट बोलो, और ये मेडुला में 8 से 10 कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट कंबाइन टू फॉर्म मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। और ये सारी आगे जाके रेनल पेल्विस में एम्प्टी होगी, और वो आगे जाके एम्प्टी होगी हमारी यूरेटर में। और हमें पता है फ्रॉम द कैलिक्स टिल द यूरेटर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर जो प्रोपेल करेंगे यूरिन को आउटसाइड। अब एक मेजर पार्ट आता है हमारे पास जो डिफरेंस रहता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में एंड हमारे पास जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। देखो अगर हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे जो हमारी गाइटन में दिया हुआ है, जो फिगर 76.5, ठीक है, तो उसमें आप देखो डायग्राम में डिफरेंस दिया हुआ है कि कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले जो मेजर जो टेबल दी हुई है उस टेबल के हिसाब से हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का, माइनर कंट्रीब्यूशन रहता है जक्स्ट्रा मेडुलरी, दैट इज़ अबाउट 85%, और इसका 15% रेशो, जो जैसे यार हर एक मेडिकल कॉलेज में होता है जिसमें 85% स्टेट कोटा, 15% जो है वो AIQ का कोटा रहता है, कुछ इस तरीके का रेशो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकेशन, अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मतलब क्या हो गया कि कॉर्टेक्स में रहेंगे। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ये जंक्शन पे रहेंगे, मेडुला के और कॉर्टेक्स के जंक्शन पे।
हैनले देखो लूप, अब एक बात बताओ, मैंने बोला ये सिर्फ कॉर्टेक्स में रहेंगे, अब कॉर्टेक्स में अगर रहेंगे तो कॉर्टेक्स तो थोड़ा सा पार्ट है, तो उसमें लूप ऑफ हैनले भी साइज़ में छोटी होगी, तो शॉर्ट लूप ऑफ हैनले प्रेजेंट होगी हमारी इसके अंदर लॉन्ग लूप ऑफ हैनले प्रेजेंट होगी क्योंकि डीप डाउन टू द मेडुला तक जाएगी। अब इसकी जो असेंडिंग लूप है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी असेंडिंग लूप के अंदर सिर्फ असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के अंदर सिर्फ थिन सेगमेंट रहेगा, इसके अंदर थिक एंड थिन सेगमेंट दोनों सेगमेंट रहेंगे। वासा रेक्टा के बारे में बात करूँ, इसमें वासा रेक्टा नहीं मिलती है, इसके अंदर सिर्फ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मिलती है, इसके अंदर वासा रेक्टा मिलती है और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी मिलती है। अब एक सीक्वेंस देखो यार, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा आर्टीरियल एंड वीनस सप्लाई रहता है बॉडी के हमारी किडनी के अंदर होता क्या है, सीक्वेंस को देखो। सबसे पहले हमारे अब्डोमिनल एओर्टा से आएगी रेनल आर्टरी आगे जाके इंटर लोबार आर्टरी में डिवाइड हो गई, इंटर लोबार आर्टरी जो है वो आगे जाके डिवाइड होगी आर्कुएट आर्टरी में। आर्कुएट आर्टरी जो है वो इंटरलोबुलर बोल सकते हो आप, या फिर आप रेडियल आर्टरी भी बोल सकते हो। ये है इंटरलोबार, ये है इंटरलोबुलर आर्टरी और द रेडियल आर्टरी। आगे जाके ये बनाएगी ईफरेंट आर्टीरियोल, जिसके बारे में हम ग्लोमेरुलस के बाद बस वही तो वहीं पे देखते हैं। ईफरेंट आर्टीरियोल के बाद ये ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी नेटवर्क बनता है, ग्लोमेरुलस के बाद क्या बनेगा, ईफरेंट आर्टीरियोल, फिर हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनेगा, देन हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो है उसके बाद बनेगा हमारे पास इंटरलोबुलर वेन। यहाँ से इस चीज़ को वापस रिवर्स करो, इंटरलोबुलर वेन, फिर हमारे पास आर्कुएट वेन, इंटरलोबार वेन और रिनल वेन। ये हमारे पास पूरा सीक्वेंस हो गया। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी किडनी में दो कैपिलरीज हमने देखी, एक ग्लोमेरुलस और एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इन दोनों के बीच के अंदर कनेक्शन का काम कौन करता है या फिर ये इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो दैट इज़ द ईफरेंट आर्टीरियोल। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ लिया, दैट इज़ द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। थैंक यू।